वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे दिलीवरी की, टीवीएस की, टाटा कैपिटल के आने वाले आईपीओ की, इज माई ट्रिप की, जोहो की और इंडिया के ऊपर एक जो बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है वो पूरे इकोनॉमिक कंडीशन को हिला के रख दे। साथ ही हम बात करेंगे हैदराबाद में जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, विप्रो की बात करेंगे और टाटा मोटर्स के लिए एक और बहुत ही बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज है दिलीवरी की। दिलीवरी ने अपने राइवल इकॉम एक्सप्रेस को 1407 करोड़ रुपीस में अक्वायर करने का एग्रीमेंट साइन किया है और ये एक्विजिशन सीसीआई अप्रूवल के बाद कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं आपको इकॉम एक्सप्रेस के बारे में बताऊं तो इकॉम एक्सप्रेस ने 2 बिलियन शिपमेंट्स डिलीवर की हैं और इनका डिलीवरी का जो नेटवर्क है वो 18,700 से ज्यादा पिन कोड्स को कवर करता है। वैसे क्या आप में से कोई भी दिल्ली से है और अगर आपने इनकी सर्विसेज को यूज किया है तो आप मुझे बताओ इनकी सर्विसेज कैसी हैं। वैसे तो इनका लोगो काफी ज्यादा अच्छा है और हाल ही में मेरा जो एक्वेस्टिक फोम आ रहा है वो भी इसी लॉजिस्टिक कंपनी से आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है इनका डिलीवरी। अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आज का क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं और जो व्यूअर्स हमारे इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमारा चैनल बिजनेस न्यूज का है, लेकिन हम लगभग हर दिन ट्राई करते हैं कुछ बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस पूछने का, जिससे आपकी एजुकेशन और फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो। तो मेरा अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी जो हैदराबाद में हो रहा है, जंगल्स काटे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप आराम से प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उन पे डंडे चलाए जा रहे हैं। तो ये जो मारकाट चल रही है जंगलों की, जंगल साफ हो रहे हैं, जो बेचारे पीकॉक्स हैं वो रोड पे आकर के रो रहे हैं, तो क्या ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाए? ऐसा इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे जो जमीनें जा रही हैं पूरे इंडिया में। अभी मैं कल परसों सब्जी लेने गया था मार्केट में, तो अचानक से मैंने कुछ सब्जियों के जो प्राइसेस है वो जंप देख लिया मैंने, यानी कि अचानक से उनकी प्राइसेस बढ़ गई। तो मैंने उनसे पूछा जो सब्जी बेच रहे थे कि आप इन सब्जियों को खुद उगाते हो या फिर मंडी में जो आता है डेली ट्रक वहां से परचेज करते हो और फिर यहाँ पे रीसेल करते हो? तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उन्होंने बोला कि भैया आजकल खेत बचे कहाँ हैं, यहाँ पे आप कहीं भी 20-40 किलोमीटर चले जाओ कोई खेत नहीं है, सबके घर है, सबके बिल्डिंग है। जब जमीन ही नहीं है तो फिर सब्जी उगेगी कहाँ? तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम इतनी सारी जमीनें हड़प लें या फिर इतनी सारी जमीनों पे बिल्डिंग्स बना दें कि अनाज उगाने के लिए हमारे पास जमीन कम पड़ जाए? क्योंकि एक तरफ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट होते जा रहा है, तीसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो भी ज्यादा पैसा कमा ले रहा है डायरेक्ट एक जमीन खरीद रहा है बड़ी सी और उस पे घर बना दे रहा है। तो बहुत ही जल्द एक टाइम ऐसा आएगा जब जमीन बहुत कम बचेगी और उस जमीन पे कुछ उगाने के लिए ही नहीं रहेगा, और जब उस जमीन पे कुछ उगाने के लिए नहीं रहेगा तो फिर ऑटोमेटिक खाने पीने की चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन इतना बढ़ सकता है कि एक मिडिल क्लास इंसान, लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब भी हो जाए, उसको डेली खाने के लिए रोटियां गिननी पड़े। अगर आप आज 6 रोटी खाते हो तो शायद आप ऐसा सोच सकते हो कि अरे यार आज 6 कैसे खा सकता हूँ, आज सिर्फ 2 ही रोटी खाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आज 6 रोटियां खा ली तो फिर कल क्या खाऊंगा, क्योंकि गेहूं के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब मेरा ये सिर्फ एक थॉट है, आप बताओ कि जो चीजें मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा हो सकता है फ्यूचर में, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को इस पे कोई रूल लाना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल जिसका पालन बिना करप्शन के साथ हो। अगली बिजनेस न्यूज है टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर्स अपने साउथ ईस्ट एशिया ईवी एक्सपेंशन के लिए सिंगापुर की ईवी कंपनी आयोन मोबिलिटी के एसेट्स इंटीग्रेट कर रही है और ये स्टेप टीवीएस मोटर्स के री इमेजिन 2030 विजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिलहाल टीवीएस iQube के 6 लाख यूजर्स हैं और 650 से ज्यादा ईवी पेटेंट्स हैं। तो इसी का यूज करके कंपनी एशियन में अपनी मार्केट शेयर बढ़ाएगी। अभी एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें कुछ कंट्रीज आ जाती हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्राउनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 10 कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा कैपिटल की। टाटा कैपिटल ने 15,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट से पेपर्स फाइल किया है। अब मैं आपको
नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ ले चलूं उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर ये आईपीओ आ क्यों रहा है। देखिए क्या है कि आरबीआई के रूल के मुताबिक टॉप टियर एनबीएफसीज को सितंबर 2025 तक पब्लिक होना जरूरी है। तो इसी रूल को फॉलो करने के लिए टाटा कैपिटल अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो अगर मैं आईपीओ में शेयर्स की बात करूं तो इस आईपीओ में 230 मिलियन नए शेयर्स इशू किए जाएंगे और कुछ शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेचेंगे भी, जैसे टाटा सन्स हो गया। टाटा सन्स भी अपने शेयर बेचेगी क्योंकि टाटा सन्स के पास अभी 92.83% स्टेक है टाटा कैपिटल के अंदर। वहीं अगर मैं कुछ फाइनेंशियल फिगर्स की तरफ आपको लेकर के चलूं तो टाटा कैपिटल का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 2024 तक 1.58 लाख करोड़ रुपीस था और टाटा सन्स ने पिछले 5 साल में 6097 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट भी किए हैं टाटा कैपिटल में। अगली बिजनेस न्यूज है ईज माई ट्रिप से रिलेटेड। एनसीएलटी ने BZB एयरवेज की गो फर्स्ट लिक्विडेशन चैलेंज करने वाली प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये न्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इसको आसान भाषा में बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ी सी लेंदी है तो मैं इसको डिटेल में भी समझाता हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या कि जो BZB एयरवेज है ये ईज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पिट्टी द्वारा सपोर्टेड कंपनी है। तो BZB दूसरी कंपनी है, गो फर्स्ट एयरलाइन दूसरी कंपनी है। तो जो गो फर्स्ट एयरलाइन का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस था उसमें BZB शामिल हुआ था, ठीक है। तो इस कंपनी ने इस सॉल्वेंसी प्रोसेस में एक रोल निभाया था, वो सब हम जानेंगे धीरे धीरे। तो जब गो फर्स्ट ने मई 2023 में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइल की थी तो BZB एयरवेज ने स्पाइस जेट के चेयरमैन मिस्टर अजय सिंह के साथ मिलकर के इस एयरलाइन को अक्वायर करने का प्रस्ताव रखा था। अभी इंसॉल्वेंसी क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ वरना आप फिर कंफ्यूज होते रहोगे। इंसॉल्वेंसी यानी कि किसी भी कंपनी को पूरी तरह से बंद करना, यानी कि जब कंपनी के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है किसी भी लेंडर्स के पैसे को वापस करना, तो क्या होता है कि कंपनी को परमानेंटली बंद किया जाता है और उनके सारे एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग हो गया, एयरक्राफ्ट, कैश, ये सब बेच करके कंपनी का उधार चुकाया जाता है। तो यही चीज होता है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये चीज हुई क्या। तो जो इन लोगों का इनिशियल बिड था वो था 1600 करोड़ रुपीस का, फिर उन्होंने इसको बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपीस कर दिया, लेकिन ये बिड लेंडर्स और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद जनवरी 2025 में एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की लिक्विडेशन अप्रूव कर दी थी। अब इसके बाद BZB एयरवेज यानी कि जो निशांत पिट्टी की बैक कंपनी है BZB, उसने एनसीएलटी के अंदर अपील फाइल कर दी और ये आर्गुमेंट भी दिया कि इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है और इसके पास कुछ एसेट्स भी हैं जैसे DGCA लाइसेंस, और ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, एयरलाइन को ये रिवाइव भी कर सकता है। तो ये पूरा आर्गुमेंट होता है। फिर अप्रैल 2025 में एनसीएलटी ने BZB की प्ली को रिजेक्ट कर दिया और लिक्विडेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने की अनुमति दे दी, क्योंकि एनसीएलटी का कहना था कि जो इनका रिवाइवल प्लान है वो उतना अच्छा नहीं है और इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो अब गो फर्स्ट का लिक्विडेशन होगा। अगली बिजनेस न्यूज है जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की, और उन्होंने पूरे इंडिया को वार्न किया है कि इंडिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये जो ट्रम्प के नए टैरिफ पॉलिसीज हैं ये बहुत ही बुरे साबित होने वाले हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो है आईटी सेक्टर। तो इंडिया के अंदर जो ज्यादातर पैसा आता है वो आईटी सर्विसेज की वजह से आता है। इंडियन कंपनीज आईटी सर्विसेज देती हैं यूएस की कंपनीज को। अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा आगे नहीं है जितना चाइना है, तो इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करता है। और वहीं पे अगर आप ट्रम्प के टैरिफ पे ध्यान दो तो उन्होंने टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है स्पेशली आईटी सेक्टर के ऊपर। तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आईटी सेक्टर सिर्फ यूएस पे ही डिपेंड रहेगा और यूएस का टैरिफ इतना ज्यादा हो जाएगा तो कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस होगा। और ठीक ऐसा ही जोहो के फाउंडर ने भी बोला है, क्योंकि आप ये देखो कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो भी प्रॉब्लम में जा रही है। यूएस के कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं और
अब अगर उनके प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है उनकी आईटी स्पेंडिंग पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो टैरिफ का अचानक से इंपोज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे कई सारी कंट्रीज रिटेलिएट कर रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज अपने साइड से भी प्राइसेस हाइक कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉर चल रहा है कंट्रीज के बीच में। और इसी चीज पे श्रीधर वेम्बू ने ये चेतावनी दी है कि अगले 30 साल पुराने पैटर्न्स जैसे नहीं होंगे और हमें अब अपनी सोच बदलनी होगी। अगली न्यूज है विप्रो की, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। अब जो न्यूज है विप्रो की उस पे आते हैं। विप्रो अपने Q4 रिजल्ट्स 16 अप्रैल को डिक्लेयर करेगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी ने Q3 में 3,353.8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया था, जो पिछले साल के मुकाबले 24.5% ज्यादा था। लेकिन रेवेन्यू का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 1% ही रहा। रेवेन्यू अगर मैं नंबर्स में बताऊं तो रेवेन्यू 22,319 करोड़ रुपीस था। हालांकि ये स्टॉक अब तक 2025 में 18% तक नीचे गिर चुका है और सारे इन्वेस्टर्स Q4 का इंतजार कर रहे हैं ताकि Q4 का जो रिजल्ट है उसको देख करके वो फ्यूचर के ग्रोथ का अंदाजा लगा सके और ये डिसाइड कर सके कि आखिर उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है या फिर नहीं। अगली न्यूज है टाटा की, और आने वाले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि टाटा के पास और ज्यादा मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि टाटा की यूएस बेस्ड कंपनी जैगुआर लैंड रोवर ने यूएस में टेम्पररी एक्सपोर्ट को रोक दिया है। अब ये रोका इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने इंपोर्टेड कार्स पे 25% का नया टैरिफ लगा दिया है। तो अब कंपनी 1 महीने तक शिपमेंट को रोकेगी ताकि इम्पैक्ट को समझा जा सके। हालांकि कंपनी का काफी सारा स्टॉक ऑलरेडी अभी यूएस में है जो टैरिफ लगने से पहले का था, तो उन सभी सेल्स पे या फिर उन सभी कार्स पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि टाटा के लिए एक बुरी चीज इसलिए है क्योंकि JLR की जो 25% सेल्स है वो यूएस से ही होती है। तो अब कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी यूएस में प्राइसेस बढ़ाने वाली है और मार्केटिंग के जो कुछ खर्चे हैं वो घटाने वाली है, और JLR अब दूसरे मार्केट्स में भी सेल बढ़ाने पर फोकस करेगी। हालांकि देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि ये जो टैरिफ है सिर्फ टाटा के ऊपर तो लगा नहीं है, सारी इंपोर्टेड कार्स पे लगा है। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। और जो हमारी कॉन कॉल की सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। अभी हमने टोटल 13 पेजेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, बचे हुए 5 पेजेस भी जल्दी रिकॉर्ड हो जाएंगे और फिर मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। तो जो पहला कॉन कॉल है वो अशोक लेलैंड का होगा। फिर देखते हैं उस पे कैसा रिव्यू आता है, देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा इस सीरीज को आगे लेकर के चलना है या फिर नहीं। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।